नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। मुंबई में लाल बाग के राजा का दरबार सज चुका है। आज अमित शाह और शरद पवार ने भी लाल बाग के राजा के दर्शन किए। जीएसबी गणेश मंडल, गणेश गली के राजा, अंधेरी के राजा, जगह जगह पंडाल लग गए हैं। पुणे में दगड़ू सेठ के पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ है। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और दूसरे राज्यों में भी गणपति के पंडाल सजे हैं। लेकिन सूरत में गणपति की मूर्ति पर पथराव करके माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। हैरानी की बात यह है कि गणेश उत्सव में विघ्न डालने के लिए बच्चों को मोहरा बनाया गया। बच्चों से पत्थर फिकवाए गए। जब पुलिस ने बच्चों को पकड़ लिया तो सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव करके पुलिस पर पत्थरबाजी की, आगजनी की, गाड़ियों को तोड़ा। हालांकि गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष सांघवी रात में 3 बजे ही सूरत पहुंच गए। ऐलान कर दिया कि सूरज उगने से पहले सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। और सुबह होते होते सूरत की पुलिस ने वीडियो फुटेज से पहचान करके 34 पत्थरबाजों को पकड़कर जेल भेज दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अब बच्चों को भी कम्युनल टेंशन करने का जरिया बनाया जाएगा? जिन बच्चों ने गणेश मूर्ति पर पत्थर चलाए, क्या उन्हें भेजने वालों की गिरफ्तारी को भी असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के खिलाफ साजिश करार देंगे? क्योंकि आज ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत को बढ़ावा दे रही है। मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश हो रही है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को विदेशी बताकर जेलों में डाला जा रहा है, मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। ओवैसी मोदी सरकार पर क्यों भड़के? उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार को क्यों कोसा, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सूरत की। सूरत में कल आधी रात के बाद सैयदपुरा इलाके में गणपति पंडाल पर बच्चों से पत्थर फेंकाए गए। लोगों ने पत्थरबाजी करने वाले बच्चों को पकड़ लिया और इसके बाद हजारों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। रात भर हंगामा चलता रहा। इस मामले में सूरत पुलिस ने अब तक 6 नाबालिग बच्चों समेत कुल 34 लोगों को गिरफ्तार किया है। असल में सूरत के सैयदपुरा इलाके में हर साल की तरह इस बार भी गणपति की स्थापना हुई थी। रात करीब 12:30 बजे जब पंडाल में भजन पूजन चल रहा था, तभी एक ऑटो रिक्शा में आए कुछ लोगों ने गणपति की मूर्ति पर पत्थर फेंके। क्योंकि वहां पहले से कुछ पुलिस वालों की तैनाती की गई थी, इसलिए जैसे ही पथराव हुआ, लोगों ने शोर मचाया तो पुलिस ने ऑटो का पीछा करके पत्थरबाजों को पकड़ लिया। हैरानी की बात यह थी कि पत्थर फेंकने वाले सभी 6 लड़के नाबालिग थे, जिनकी उम्र 12 से 15 साल के बीच थी। पुलिस ने इन सभी 6 नाबालिगों को और ऑटो रिक्शा चलाने वाले को पकड़कर सैयदपुरा चौकी ले गई और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। चूंकि मामला गणपति पंडाल पर पत्थर फेंकने का था, इसलिए हजारों लोग चौकी के पास इकट्ठा हो गए। लोगों ने जय श्री राम और गणपति बप्पा मोरया के नारे लगाने शुरू कर दिए। चूंकि सैयदपुरा मुस्लिम बहुल इलाका है, इसलिए जैसे ही पथराव की खबर मिली तो इलाके के मुस्लिम भी पुलिस चौकी पहुंच गए। यहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, फिर पथराव शुरू हो गया। सूरत पुलिस का कहना है कि मुस्लिम समाज के कई नौजवानों ने पत्थरबाजी की, कुछ गाड़ियों में भी आग लगा दी, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके हालात को काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन इस बीच पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते हालात को काबू कर लिया और इसके बाद पुलिस ने उन लोगों की तलाश शुरू की जिन्होंने सैयदपुरा पुलिस चौकी के पास पत्थरबाजी की थी। इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, पत्थरबाजों की पहचान की गई। जिन घरों से पथराव हो रहा था उन घरों को आइडेंटिफाई किया गया।
इसके बाद पुलिस ने उन घरों पर रेड की। जब पुलिस वहां पहुंची तो ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में बाहर से ताले लगा दिए थे। जब पुलिस के बार बार खटखटाने के बाद दरवाजा नहीं खोला गया तो ताला तोड़कर पुलिस घरों में घुसी और वहां छुपे पत्थरबाजों को अरेस्ट किया। आमतौर पर गुजरात में गणपति महोत्सव के दौरान इस तरह की घटनाएं नहीं होती, इसलिए जैसे ही सूरत में पथराव की खबर मिली, हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी रात में ही अहमदाबाद से सूरत पहुंच गए। निर्णय ने बताया कि चूंकि मामला आस्था से जुड़ा था, गणपति पंडाल पर पत्थरबाजी हुई थी और इलाके में कम्युनल टेंशन फैलने की पूरी आशंका थी, इसलिए सूरत के सांसद मुकेश दलाल, इलाके के एमएलए कांति बलार तुरंत मौके पर पहुंच गए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी सूरत पहुंच गए। हर्ष सांघवी ने पहले तो अधिकारियों से बात की और इसके बाद वो उसी गणपति पंडाल में गए जहां पत्थरबाजी हुई थी। हर्ष सांघवी ने पंडाल में बैठकर लोगों के साथ भजन कीर्तन भी किया, लोगों को भरोसा दिया कि आस्था पर हमला करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। हर्ष सांघवी ने कहा कि पुलिस ने ज्यादातर दंगाइयों को पकड़ लिया है और सुबह सूरज निकलने से पहले सारे गड़बड़ी करने वाले सारे अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में आज कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात तक ये कॉम्बिंग चला, अभी भी 3:30 बजे और कॉम्बिंग अभी भी चालू है। आज सूरत शहर पुलिस को खासतौर पर निर्देश दिए गए और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि सूरत शहर में सूरज की पहली किरण, जब सूरत शहर के लोग जब सूरज की पहली किरण के दर्शन कर रहे होंगे, उससे पहले गणपति जी के पंडाल पे पत्थर फेंकने वाले और उनको बहकाने वाले सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सूरत में अब पूरी तरह शांति है, पुलिस तैनात है। पत्थरबाजी के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 34 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि सैयदपुरा इलाके में 90% मुस्लिम आबादी है, सिर्फ 10% हिंदू रहते हैं। फिर भी इस इलाके में हर साल गणपति की स्थापना होती है। ये परंपरा है, गणपति उत्सव यहां धूमधाम से मनाया जाता है। सैयदपुरा के गणपति पंडाल में पहली बार पत्थर फेंकने की घटना हुई, लेकिन पिछले साल इससे कुछ ही दूरी पर लगे एक गणपति पंडाल में पत्थर फेंके गए थे। तब भी पथराव करने वाले बच्चे थे। उस साल बच्चों को समझा बुझाकर छोड़ दिया गया था, लेकिन इस बार फिर बच्चों के जरिए पत्थरबाजी करवाई गई। फिर मोहल्ले के घरों से भी पथराव हुआ, इसलिए बात ज्यादा बिगड़ गई। साजिश का एंगल सामने आया। हालांकि सैयदपुरा के हिंदुओं ने कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। गणेशोत्सव धूमधाम से होगा और हर साल होगा। सैयदपुरा इलाका आपको बता दें करीब 90% मुस्लिम आबादी है यहाँ और 10% जो है वो हिंदू आबादी है। और ये 10% हिंदू आबादी यहाँ पर हर साल गणपति उत्सव जो है उसका आयोजन करती है। और ये देखिए गणेश जी की विशाल प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है और जगह जगह से भक्त आते भी हैं यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन कल इस मूर्ति पर 6 नाबालिग लड़के जो हैं उन्होंने आकर के यहाँ से रिक्शा में गुजर रहे थे, बड़ा नॉर्मल सा माहौल था, और यहाँ आकर के सीधा मूर्ति पर पथराव करके वो भाग गए, जिसके बाद पूरे इलाके का माहौल जो है वो बिगड़ गया। आप आयोजक हैं यहाँ की, क्या नाम है आपका? निमिषा मोदी। निमिषा बेन। अच्छा निमिषा बेन, कल हुआ क्या था? हमारी यहाँ कथा चल रही थी, सब बच्चे लोग यहाँ बैठे थे, बड़े छोटे सब बच्चे लोग यहाँ बैठे थे। एक रिक्शा ऑटो आई, उसमें 10-12 बच्चे थे। कितने बच्चे थे हमने गिना नहीं है, लेकिन 8-10 लड़के तो थे कंपलसरी। 8-10 लड़के थे, उसमें से एक ने यहाँ पत्थर फेंका, ये लेडर था उस पर लग के गणपति के हाथ पे लगा, गणपति के हाथ पे लगा, नीचे डमरू पे गिरा, डमरू में गद्दा हो गया। और हमारे लड़के ने जब देखा तो 2 लड़के भागे,
यहाँ ट्रैफिक जाम था, इसके लिए वो लोग पकड़ा गए। छोटे बच्चे थे, वो लोग को मारने का हमको कोई ये नहीं था, इसके लिए हमने पुलिस को ही बुला लिया। क्या उम्र क्या थी? 12-13 साल, 12-13-15 साल तक थी। हम ये डर के मारे बैठने वाले में से भी नहीं है। हम करेंगे, हर साल यहीं पे करेंगे। पिछली बार भी जैसे ये बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, जो सामने आप ये 3 रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी होगी, वहाँ पे भी विसर्जन के वक्त किसी ने पथराव किया था और वो बच्चा ही था। तो पिछले 2 सालों में ऐसा क्या हुआ है सूरत में जिसकी वजह से यहाँ सैयदपुरा इलाके में जो ये उत्सव पिछले 2-2, 3-3 दशकों से चल रहे हैं, उनमें अचानक खलल पहुँचाने का ये सिलसिला शुरू हो गया है? क्या इसके पीछे कोई योजना है? कौन इन बच्चों को शय दे रहा है? कौन इन बच्चों को भड़का रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जो कि इस वक्त सूरत पुलिस की जांच के दायरे में भी है। सूरत पुलिस ने इस मामले में 3 केस दर्ज किए हैं। पहला केस उन 6 नाबालिगों के खिलाफ है जिन्होंने पंडाल में पत्थर फेंके। दूसरा केस पुलिस और पब्लिक पर पत्थरबाजी का है। इस मामले में अभी तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और तीसरा केस अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है जिन्होंने हंगामे के बाद यहां कई गाड़ियों में आग लगाई। इसके अलावा आज सूरत के सैयदपुरा इलाके में बुलडोजर भी पहुंच गया। सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन तमाम स्ट्रक्चर्स पर बुलडोजर चला दिया जो इलीगल बनाए गए थे। गुजरात पुलिस का कहना है कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत बुलडोजर एक्शन तो पहले से ही चल रहा था। इसका एक दिन पहले के हंगामे से कोई सरोकार नहीं है। सूरत के पुलिस कमिश्नर ने कहा, अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने सैयदपुरा में हंगामा किया, पत्थर चलाए, उनके पीछे कौन है, उन्होंने किसके उकसावे में आकर ये हरकत की और क्या इस पत्थरबाजी की तैयारी पहले से की गई थी। जहाँ पे पंडाल था वो पूरा मुस्लिम एरिया के बीच में है और वर्षों से वो करते हैं और वहाँ पर उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये जो फेंकने वाले पत्थर थे वो 1 किलोमीटर दूर से आए थे और 1 किलोमीटर दूर से आके पत्थर फेंके। तो इसलिए हमें पूरा जो भी इंट्रोगेशन हम लोग कर रहे हैं, डाउट है हमें भी पूरा कि इस तरह से इन्होंने किया है कि अपने घर से 1 किलोमीटर दूर आके पत्थर फेंकने क्या पर्पस था जो है। और हर बार की तरह के छोटे बच्चे हैं जाने दें, तो इसके पीछे और किसी का हाथ है, किसी का पीछे से जो है पूरा दूरी संचार हो रहा था कि नहीं, वो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम इस बारे में पूछपरछ कर रही है इनको बच्चों का। और दूसरा इनके पेरेंट्स को भी लाया गया है कि वो उनका कितना इसमें इन्वॉल्वमेंट है, वो इससे चीज़ों को कितना जानते हैं कितना नहीं। जो वहाँ पे पत्थर आए हैं वहाँ पे, तो चूँकि गली कूचे वाला एरिया, वहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े भी रहते हैं, उनका उपयोग हुआ है। कुछ छतों से भी पत्थर फेंके गए हैं, तो हमारा मानना है कि वो पत्थर कुछ छतों भी रहे होंगे या कुछ लोग लेके ऊपर गए होंगे। तो वो आइडेंटिफाइड जो कुछ 4-5 घर थे जहाँ पे ज़्यादा पत्थर मारे हुए जो है, जहाँ से हुआ पत्थर मारे, उन्हीं में हम लोगों ने कॉम्बिंग करके 28 आरोपियों को वहाँ से पकड़ाया जो है। इसके बाद शाम को गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी फिर सामने आए और उन्होंने कहा कि सूरत पुलिस ने माहौल को खराब करने वाले ज्यादातर अपराधियों को पकड़ लिया है। अब कानून के तहत उन सभी को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। हर्ष संघवी ने कहा कि पुलिस इस बात को इंश्योर करेगी कि इसमें किसी भी बेगुनाह को परेशान न किया जाए। पत्थर फेंकने वाले एक भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए और बेगुनाह कोई भी व्यक्ति भूल से भी पकड़ा ना जाए। ये चीज़ का ध्यान रखने के लिए सूरत पुलिस ने महत्तम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। जब ये घर्षण चालू था तब ड्रोन का पूरा उपयोग किया गया था। सीसीटीवी के साथ साथ वीडियोग्राफी का भी उपयोग भरपूर किया गया था। वो सभी टेक्नोलॉजी और विजुअल्स का उपयोग करके सूरत पुलिस ने जो लोगों ने पत्थर फेंके हैं उनको ही पकड़ा। उसके अलावा एक भी बेगुनाह भूल से भी ना आ जाए, उसके लिए बहुत ध्यान रखा। कई ऐसे लोग हैं जो पत्थर मारने में भी थे और सरकारी जगहों पे एंक्रोचमेंट करके काम भी कर रहे थे। उन पे महानगर पालिका और सूरत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई ऑफिशियल स्वरूप से हमारी रेगुलर चल रही है और उसमें ही ये कार्रवाई आज भी चालू है। ये तो साफ है कि सूरत में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश की गई, लोगों की भावनाएं भड़काने की साजिश की गई और यह भी साफ है कि गणपति के पंडाल पर पत्थर फेंकने के लिए छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया गया। इसके पीछे की सोच यह हो सकती है कि बच्चे पकड़े भी गए तो पुलिस उन्हें न तो ज्यादा दिन के लिए जेल भेज पाएगी और न ही ज्यादा सजा दिलवा पाएगी। अब जरूरत इस बात की है कि उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने बच्चों को भड़काया, उकसाया
उनका इस्तेमाल किया। मैं हर्ष सांघवी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने प्रोएक्टिव रोल प्ले किया, मामले को ठंडा किया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में टकराव बढ़ने नहीं दिया। अगर पुलिस समय रहते एक्शन न लेती, समझदारी से काम न लेती, तो सूरत में हालात बिगड़ भी सकते थे। आज छत्तीसगढ़ की भिलाई से भी हैरान करने वाली तस्वीरें आई। भिलाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर हुए कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। आज सुबह सुबह नगर निगम की टीम मस्जिद सैलानी दरबार पहुंची। नगर निगम के बुलडोजर ने पहले मजार के गेट को गिराया और उसके बाद आसपास बनी कई दुकानें और एक मैरिज हॉल पर भी बुलडोजर चला। अब इस एक्शन को भी मुस्लिम विरोधी बताया जा सकता है, लेकिन नगर निगम का दावा है कि 1984 में करबला समिति को मस्जिद बनाने के लिए करीब 800 स्क्वायर फीट जमीन दी गई थी। ये जमीन केवल धार्मिक इस्तेमाल के लिए दी गई थी। इस जमीन पर मस्जिद बनी, लेकिन करबला समिति ने धीरे धीरे आसपास की 5 से 6 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। भिलाई की इस प्राइम लोकेशन पर मस्जिद के आसपास 22 दुकानें और एक मैरिज हॉल भी बना दिया गया। इस जमीन की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए है। इन अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन ने करबला समिति को कई नोटिस दिए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने डीएम को 120 दिन के भीतर लीगल एक्शन लेने का आदेश दिया। इसके बाद डीएम ने करबला समिति को गैर कानूनी कब्जे हटाने के लिए नोटिस जारी किया। फिर भिलाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कब्जा हटाने के लिए 3 दिन का वक्त देने के लिए सामने आई। न नोटिस का जवाब मिला, न कब्जा हटा, तो प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। ये अतिक्रमण जो था करीब 5-6 एकड़ में हमारा यहाँ पे अतिक्रमण किया हुआ था निगम की ज़मीन में। इनको पूर्व में भी नोटिस दी गई थी और गैर धार्मिक उपयोग के लिए जो दुकानें बनाए थे और उनका उससे व्यवसाय कर रहे थे, तो उस पर धार्मिक उपयोग की ज़मीन को छोड़ा है, उनका स्ट्रक्चर छोड़ा है। और गैर धार्मिक उपयोग के लिए उसकी लगातार शिकायतें भी थी और शिकायतों का निराकरण करते हुए इनके लिए आदेश पारित हुआ कि आप जो गैर धार्मिक उपयोग के लिए जितनी दुकानें बनाए हैं, जितना स्ट्रक्चर है, वो स्वयं हटा लें और धार्मिक वालों के लिए जो है नियमानुसार उसमें विचार किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग भिलाई के मसले को भी कम्युनल कलर देने की कोशिश करें, लेकिन 2-3 बातें साफ हैं। मामला सरकारी जमीन पर कब्जे का है। कब्जा हटवाने और जमीन खाली करवाने का आदेश कोर्ट ने दिया। किसी भी ऐसी इमारत को नहीं गिराया गया जिसका इस्तेमाल इबादत के लिए होता हो। सिर्फ उस कब्जे को खाली कराया गया जहां जमीन पर दुकानें बनाकर कमाई की जाती थी। लेकिन करबला का गेट मीनारों की शक्ल में बना था, इसलिए इसे गिराया गया। अब इसके वीडियो को सर्कुलेट करके मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जाएगी, इसलिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता हर एक्शन को मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आवाज करार दे देते हैं। आज ओवैसी महाराष्ट्र के संभाजी नगर में थे। ओवैसी अब पूरे देश में घूम घूम कर मुसलमानों से वक्फ एक्ट के खिलाफ लामबंद होने की अपील कर रहे हैं। कई शहरों में मुस्लिम संगठनों के लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। पुरानी दिल्ली के कई इलाकों में दुकानों के बाहर पर्चे लगाए गए हैं जिसमें इस बिल के खिलाफ तमाम तरह की बातें लिखी गई हैं और इसके साथ साथ अनाउंसमेंट करके भी लोगों को वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ राय देने के लिए कहा जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी एक QR कोड जारी किया गया है जिसमें मुसलमानों से अपील की गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा इस QR कोड को स्कैन करें, इस पर अपनी राय दें और वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करें। आज ओवैसी ने भी संभाजी नगर में तीखी तकरीर की। संभाजी नगर हज हाउस में हुए जलसे में ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की संपत्तियों को हड़पने का प्लान बना रहे हैं। इस काम में खुद को छत्रपति शिवाजी महाराज का चेला बताने वाले एकनाथ शिंदे भी मोदी का साथ दे रहे हैं। ओवैसी ने कहा शिवाजी ने तो रत्नागिरी में दरगाह के लिए 652 एकड़ जमीन दान दी थी और एकनाथ शिंदे की सरकार मस्जिदों को तोड़ना चाहती है, वक्फ की जमीनें मुसलमानों से छीनना चाहती है।
ओवैसी ने कहा अगर मोदी के मंसूबों को नाकाम करना है तो महाराष्ट्र में मजलिस को मजबूत करना होगा, वरना मुसलमानों के पास न अपनी क़यादत होगी, न असेंबली और पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक करने वाले कोई नेता होंगे। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो। एक मस्जिद को हमने खो दिया, याद रखो अगर यह खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील को और मंजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा। इसके बाद ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के दुश्मन है। कांग्रेस के जमाने में भी मुसलमानों पर जुल्म हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो जुल्मों की इंतहा कर दी। ओवैसी ने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां मुसलमानों को परेशान करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। फिलहाल वक्फ एक्ट आया है और इसके बाद एनपीए और एनआरसी लागू होगा तो मुसलमानों से उनके भारतीय होने के सबूत मांगे जाएंगे, कागज मांगे जाएंगे। और यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का है। इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जो 72,000 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है, जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार आरएसएस वाले बोलते अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज वफ कहां पे आया। अरे आरएसएस वालों, दीन हम सीखेंगे उन उलमाओं के पैरों के पास बैठकर। तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की जरूरत नहीं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाती है। और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, मेहर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको ये देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही है। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से और इसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हां, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। असदुद्दीन ओवैसी बात तो ठीक कहते हैं, तर्क भी जोरदार देते हैं, लेकिन फिर उसी बात को ऐसा ट्विस्ट दे देते हैं कि पूरा मतलब बदल जाता है। जैसे वो मुसलमानों को यह कहकर डराते हैं कि अगर वक्फ कानून में अमेंडमेंट हो गया तो वक्फ की सारी ज़मीनें सरकारों के पास चली जाएंगी, मस्जिद की कमेटियों में बीजेपी वाले मेंबर बना दिए जाएंगे, मस्जिदें हमारे कब्जे से निकल जाएंगी। इन सारी बातों में आधा सच है, आधा झूठ।
कानून बनने से न तो सारी जमीन सरकार के पास चली जाएगी और ना ही कोई मस्जिदों की कमेटी में बीजेपी वालों को रख पाएगा। वक्फ कानून का अमेंडमेंट का यह मतलब लगाना भी गलत है कि मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी। कानून का ऐसा इंटरप्रिटेशन सिर्फ ओवैसी ही कर सकते हैं। मामला जेपीसीसी के सामने है और सबको जाकर पार्लियामेंट की कमेटी के सामने अपनी बात कहनी चाहिए। आज कानपुर से भी साजिश की खबर आई। कानपुर में एक बार फिर जबरदस्त रेल हादसा होते होते बचा। कानपुर में फिर से ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश आज फेल हो गई। ट्रेन की पटरी पर भरा हुआ गैस सिलेंडर रखा गया। इसके पास बारूद से भरा थैला, पेट्रोल की बोतल और माचिसें भी रखी गई थी, जिससे ट्रेन के इंजन से टकराकर जैसे ही सिलेंडर फटे, चिंगारी उठे, ब्लास्ट हो, तो उन शोलों को भड़काने के लिए पेट्रोल और बारूद भी मौजूद था। हालांकि ट्रेन के ड्राइवर की सावधानी ने बड़ा हादसा होने से बचा लिया। असल में प्रयागराज से भिवानी के लिए जा रही कालिंदी एक्सप्रेस कल रात करीब 8:30 बजे कानपुर सेंट्रल से 50 किलोमीटर दूर शिवराजपुर कस्बे के पास बरजपुर हॉल्ट पर पहुंची, तो कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर को ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर रखा दिखा। उस वक्त ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। ड्राइवर ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन दूरी कम थी, इसलिए ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी पूरी तरह रुकी नहीं। कालिंदी एक्सप्रेस का इंजन ट्रैक पर रखे सिलेंडर से टकरा गया। टक्कर के बाद सिलेंडर फटा नहीं, उछलकर ट्रैक से कुछ दूरी पर गिरा। अगर कालिंदी एक्सप्रेस फुल स्पीड से सिलेंडर से टकराती तो बड़ा ब्लास्ट होता, जिसकी वजह से ट्रेन डीरेल हो सकती थी, बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लोग मारे जाते। पर ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। ड्राइवर ने फौरन ट्रैक पर सिलेंडर होने की खबर रेलवे के बड़े अफसरों को दी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सिविल पुलिस के अफसर मौके पर पहुंच गए। ट्रैक की जांच की गई तो सिलेंडर मिला और इसके अलावा पास में ही पेट्रोल बम, माचिस और मिठाई के एक पैकेट में बारूद भी बरामद हुआ। कालिंदी एक्सप्रेस जो कि प्रयागराज से भिवानी जाती है, इसके लोको पायलट ने इन्फॉर्म किया कि इन्होंने बिटवीन स्टेशन बराजपुर और उत्तरीपुरा इन्होंने बताया कि सामने गैस सिलेंडर इन्होंने नोटिस किया, जिसके बाद इन्होंने ब्रेक अप्लाई किया, गैस सिलेंडर से लोको टकराया। उसके बाद से इन्होंने ट्रेन रोक के चेक किया। सबसे पहले इन्होंने लोको को देखा, लोको सेफ पाया गया। उसके बाद से इन्होंने और ट्रेन मैनेजर ने मिलकर ट्रैक की सेफ्टी भी देखी कि ट्रैक सेफ़ है। उसके बाद से ट्रेन को सेफली वहाँ से इन्होंने चलाया। कंट्रोल को भी इन्होंने सूचित किया। तो जो सेफ्टी के सभी नॉर्म्स होते हैं वो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर द्वारा फॉलो करके ट्रेन को सुरक्षित तरीके से चलाया गया। आरपीएफ द्वारा जांच की गई तो वहाँ पे गैस सिलेंडर मिला और भी कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली, जिसके बारे में एक एफआईआर कराया गया, दर्ज कराया गया स्टेट पुलिस के साथ। स्टेट पुलिस इसकी पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये देखकर सकते में आ गई कि रेलवे ट्रैक पर गैस का कमर्शियल सिलेंडर रखा गया था। ये सिलेंडर बड़ा होता है, इसमें गैस भी ज़्यादा होती है। इंजन से लोहे का सिलेंडर टकराता तो चिंगारी पैदा होती। पेट्रोल इस चिंगारी को आग के शोलों में बदल देता। मिठाई के पैकेट में भरा बारूद फटता और आसपास फैली गैस बाकी काम पूरा कर देती। ये सब बातें गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, कानपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि बारिश हो जाने की वजह से डॉग स्क्वाड को सबूत जुटाने में बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। ये वो जगह है जहां कालिंदी एक्सप्रेस का इंजन गैस के सिलेंडर से टकराया था। यहाँ पर इस पटरी पर गैस का सिलेंडर रखा था। ये क्राइम सीन बनाया गया है, यहाँ पटरी पे रखा था और इस तरह से कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन स्पीड में थी, गैस का सिलेंडर था, इंजन जो है गैस के सिलेंडर से टकराया और क्योंकि स्पीड इस तरह की ट्रेन की थी तो गैस का सिलेंडर यहाँ से उछलकर आगे दूर जाके करीब 60 जाके दूर गिरा और यहाँ पे मौके से पुलिस को
पेट्रोल भरी बोतल भी मिली है और भी कुछ चीज़ें मिली हैं। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, आरएएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है, एसटीएफ और एटीएस को लगाया गया है और यहाँ पर ये पुलिस का बैग है जिसमें यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट की गई थी, यानी जो गैस का सिलेंडर था, जो बैग था, उसमें जो पेट्रोल भरी बोतल थी, वो सब पुलिस फॉरेंसिक की टीम जांच करने के लिए ले गई है। अब इसमें साजिश किसकी थी, इसकी फिलहाल पड़ताल की जा रही है। रुचि कुमार हमारी संवाददाता मौके पर मौजूद थी। उन्होंने एक एक चीज को डिटेल में देखा। ट्रैक पर गैस से भरा सिलेंडर मिलने की जांच की शुरुआत कानपुर की सिविल पुलिस ने की थी। जीआरपीए के सीओ ने रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखे जाने को बड़ी साजिश बताया। कहा कि इस मामले में कोई और एंगल हो ही नहीं सकता। जिसने भी ये काम किया उसकी नीयत ठीक नहीं थी। वो ट्रेन को डिरेल करके लोगों की जान लेना चाहता था। कहाँ पे गैस का सिलेंडर था, क्या हुआ? रखा हुआ था गैस का सिलेंडर उस खम्भे के पास, वहाँ टकराया, यहाँ करके गिर गया। ठीक है, और बगल में ही वो बोतल जो पेट्रोल वाली है, बारूद पुड़िया, वो मिली। आखिर कोई पटरी पे पेड़ की लकड़ी रख दे या और कुछ रख दे तो बात समझ में आती है। सिलेंडर तो प्री प्लानिंग लाया गया, कोई भी हो सकता है। इसके लिए कैसे कहा जाए जब तक कुछ क्लू न मिले। लेकिन साजिश थी हादसा कराने की। हाँ, पूरी। कानपुर में रेलवे ट्रैक के साथ साजिश का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 17 अगस्त को वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस भी ट्रैक पर भारी चीजें रखे जाने की वजह से डीरेल हो गई थी। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे ट्रैक से उतर गए थे। वो हादसा कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास हुआ था। उस हादसे में 4 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी, जबकि 29 लोग घायल हो गए थे। पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने साबरमती एक्सप्रेस के डीरेल होने के पीछे साजिश होने का शक जताया था। इसलिए जैसे ही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने की खबर आई तो यूपी पुलिस के एंटी टेरर स्क्वाड के ऑफिसर्स की एक टीम भी शिवराजपुर पहुंची और इसके अलावा आईबी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच का अपडेट लिया। रात को करीब 8:30 बजे यहाँ पे कालिंदी एक्सप्रेस गुजर रही थी, तो उसको एक पॉसिबल डिरेलमेंट का प्रयास किया गया। हम लोग सभी पहलुओं को देख रहे हैं, सभी घटनाओं को जोड़ के देखेंगे तो कोई बात सामने आएगी आपके सामने। कुछ लोग उठाए गए सर क्या? ये अभी विवेचना चल रही, जिला पुलिस भी इस पे कार्यरत है, तो मैं इस संबंध में अभी कोई चीज जानकारी मिल रही है कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अभी इस मामले की जांच ऑफिशियली किसी और फोर्स को हैंडओवर नहीं की गई है। अभी यूपी पुलिस ही मामले की जांच कर रही है। हालांकि एनआईए इस जांच में यूपी पुलिस को असिस्ट कर रही है। कानपुर की इस घटना को लेकर कुछ लोगों को शक के आधार पर डिटेन भी किया गया है। कानपुर वेस्ट के डीसीपी ने कहा कि रेलवे ट्रैक पर गैस से भरा सिलेंडर मिलना, पास में पेट्रोल से भरी बोतल का होना, ये सब यही संकेत दे रहे हैं कि साजिश बहुत बड़ी थी। अब जांच होने पर ही पूरी साजिश से पर्दा उठ पाएगा। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे। सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह। ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पे करके ही भी डिसीजन दिया जा सकता है। निश्चित तौर पे साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कानपुर की घटना को गोधरा जैसे नरसंहार की साजिश बता दिया। गिरिराज ने कहा कि जिस तरह साबरमती एक्सप्रेस पर आग लगाई गई थी वैसा ही प्लान कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर रखने वालों का था। उन्होंने कहा इस साजिश के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का हाथ है। ये उसी गैंग की टूल किट लगती है। गाड़ी को दूसरा गोधरा बनाने का था, आग लगाने का। ये छोटी घटना नहीं है, ये संजोग नहीं है, एक प्रयोग है। एक खास वर्ग के तरफ से ये प्रयोग किया जा रहा है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान आज कालिंदी एक्सप्रेस में जो घटना घटी कानपुर के पास, क्या वहां पेट्रोल कैसे आया,
माचिस कैसे आया, बारूद कैसे आया, सिलेंडर कैसे आया, ये तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा जो अपने बुद्धिमत्ता से हादसा होने से बचा लिया, नहीं तो गाड़ी को तो पलटाने की कोशिश की गई थी। मैं तो कहता हूं कि ये सोची समझी रणनीति के तहत कहीं मोदी जी को की सरकार को, कि अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के लिए कहीं कांग्रेस का कोई टूल किट तो नहीं काम कर रहा। ट्रेन को डीरेल करने की, एक्सीडेंट कराने की जो कोशिश की गई, उसे अगर आप एक आइसोलेटेड घटना के रूप में देखेंगे तो आपको ये शरारत नजर आएगी, किसी बदमाश की हरकत दिखाई दे सकती है। लेकिन जब पिछले कुछ महीनों में हुई इस तरह की सारी घटनाओं को मिलाकर देखेंगे तो इसके पीछे की मंशा और नापाक इरादे साफ साफ नजर आएंगे। आज रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया। इससे पहले 17 अगस्त को कानपुर में ही रेलवे ट्रैक पर भारी बोल्डर रखकर साबरमती एक्सप्रेस को डीरेल किया गया था। 20 अगस्त को अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर अलॉय व्हील्स रखे गए थे। 27 अगस्त को फर्रुखाबाद में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के बड़े बड़े बोल्डर रख दिए गए थे। 23 अगस्त को राजस्थान के पाली में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के गार्डर रखकर वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी। पिछले एक महीने में पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड में 6 से ज्यादा डीरेलमेंट के हादसे हो चुके हैं। तो ये सब घटनाएं न तो शरारत है, न सिर्फ संयोग है, ये साजिश के तहत किए जा रहे प्रयोग हैं। हर जगह मोडस ऑपरेंडी एक जैसी है। इससे साफ पता चलता है कि ये एक्सीडेंट कराने की कोशिश है, रेल को बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि रेलवे में अच्छा काम हुआ है, इससे सरकार की छवि बेहतर हुई है, रेलवे में हुआ बदलाव लोगों को नजर आता है, इसलिए बहुत सोच समझकर रेलवे के खिलाफ ये कॉन्स्पिरेसी की गई। और इसके पीछे कौन है ये पता लगाना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन सबको इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। अब आपको बताता हूं हरियाणा के चुनावी दंगल का हाल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस की बात अटक गई है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई साफ जवाब नहीं मिला, इसलिए केजरीवाल की पार्टी ने हरियाणा इलेक्शन के लिए 20 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। जिन 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। असल में राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ बात तो शुरू कर दी, लेकिन दोनों पार्टियां, उनके लोकल यूनिट्स इस गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। पता यह लगा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 से 6 सीटें ऑफर कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कम से कम 10 सीटों पर लड़ना चाहती थी। इसी को लेकर बात फंस गई और आज केजरीवाल की पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि हाईकमान के निर्देश पर उन्होंने गठबंधन के लिए लंबा इंतजार किया, लेकिन अब इंतजार का वक्त खत्म हो गया। सुशील कुमार गुप्ता ने कहा कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल है, लेकिन वो अलायंस नेशनल लेवल पर है, हरियाणा के लिए नहीं। संजय सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों नेशनल पार्टीज हैं, इसलिए सम्मानजनक समझौते की कोशिश हो रही थी जो नहीं हो पाया। अब अलायंस सिर्फ नेशनल लेवल पर रहेगा। अभी हमारी लड़ाई है बीजेपी से और हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बातचीत में क्या हुआ नहीं हुआ उसके विस्तार में जाने का अब कोई अर्थ नहीं। राजनीतिक दल है तो लड़ेंगे अलग अलग। आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, इसका कोई थर्मामीटर मुझे आज तक मिला नहीं कि किसके लड़ने से किसका फायदा होता है। 144 करोड़ लोगों का मुल्क है, किसी राज्य में साथ मिलकर लड़ेंगे, कहीं खिलाफ लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो इसको कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा में गठबंधन की बात दूसरे नेता कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि बातचीत का क्या नतीजा निकला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस पर पूछे गए सवालों को घुमाते रहे। हुड्डा से कई बार गठबंधन पर सवाल किया गया, लेकिन वो सिर्फ इतना ही बोले कि हरियाणा में
कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कर दी। और क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के चतुर चालाक नेताओं ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को चकमा दे दिया। पहले तो ये बात लीक कर दी कि हरियाणा में केजरीवाल की पार्टी के साथ समझौता होगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। फिर कांग्रेस के नेता अपनी सीटें डिक्लेयर करते रहे और राघव चड्ढा को लटकाते रहे, बातों में उलझाते रहे। जब नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख सिर पर आ गई, 3 दिन रह गए, तब जाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझ आया कि उन्होंने अब अगर अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी नहीं की तो वो न इधर के रहेंगे न उधर के। वैसे भी हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के स्थानीय नेता नहीं चाहते थे कि कोई समझौता हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करीब हफ्ते भर इसी चक्कर में घूमते रहे कि कांग्रेस के साथ संगम होगा या नहीं, और इसका उन्हें नुकसान हुआ। हालांकि अभी नॉमिनेशन के लिए 3 दिन का वक्त बाकी है, इसलिए 12 सितंबर तक क्या तस्वीर सामने आएगी ये कहना भी मुश्किल है। आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की बर्बर रेप के बाद निर्मम हत्या को 1 महीना पूरा हो गया। इस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की बेंच ने इस केस में कोलकाता पुलिस की शुरुआती जांच पर गंभीर सवाल उठाए। सीबीआई को 1 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया। उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार ने कोर्ट में बताया कि पिछले 1 महीने में इलाज न मिलने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए अदालत डॉक्टर्स की हड़ताल को खत्म करने के बारे में निर्देश दे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर से कहा कि उनकी ज्यादातर डिमांड्स पूरी हो गई हैं, मान ली गई हैं। सरकार ने डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं, इसलिए वो कल शाम 5 बजे तक काम पर लौट आए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरजीकर हॉस्पिटल के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निराशा जताई। डॉक्टर्स ने कहा कि वो तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अब तक उनको धमकियां मिलना बंद नहीं हुआ है। आरोपी पकड़ से बाहर हैं, सरकार कोर्ट में झूठ बोल रही है, हॉस्पिटल में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, ऐसे में वो काम पर कैसे लौटाएं? हम लोग बहुत डिसअपॉइंटेड है। मतलब ये उम्मीद नहीं थी हम लोगों को। मतलब ऐसे हम लोगों के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक मतलब कोई नया सीसी कैमराज या फिर हम लोगों के सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं, हम लोगों मतलब ऐसा कुछ खास मेजर्स भी लिए नहीं गए हैं। और इन एडिशन हम लोगों का मतलब जो थ्रेट्स आ रहे हैं हम लोगों पे, जो मतलब वी आर नॉट श्योर कि अभी हम लोग ज्वाइन कर जाएंगे। इसके बाद एक अभया बन चुके हैं, हम लोग अभया 2, 3 भी बन सकते हैं किसी भी दिन। जो अगला जो डिसीजन है वो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन लेंगे, ठीक है। और अगर बात ऐसा है कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, तो हम तो काम कर रहे हैं, आपको पता है ना। आप अगर जाएंगे तो देखेंगे काम हो रहा है ना, हर जगह पे काम हो रहा है। लेकिन हमारा जो पहला डिसीजन था ना, कि हमारा पहला डिमांड क्या था, जस्टिस फॉर आरजीकर, राइट। एंड सेकेंड डिसीजन था नो सेफ्टी नो ड्यूटी। अभी भी जो सस्पेक्टेड है ना, दे आर नॉट अरेस्टेड। सो हम लोग कैसे काम ज्वाइन करेंगे? ये लेके अगर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो भी डिसीजन लेगा तो वो हम लोग करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर्स आपस में बात करके कल तक काम पर लौट आएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो डॉक्टर्स की सारी मांगे तो मांग नहीं सकती। ममता ने कहा कि डॉक्टर्स को समझना चाहिए कि अब मामला उनके हाथ में नहीं, सीबीआई के हाथ में है। मैं नारायण स्वरूप निगम से कहूंगी कि वो आपको एक रिपोर्ट बताएं। नारायण स्वरूप निगम हेल्थ सेक्रेटरी हैं। हमारे पास रिपोर्ट है कि इलाज नहीं मिलने की वजह से 23 लोगों की जान चली गई। बूथ लेवल पर हमारे पास 23 लोगों की मौत की खबर आई है। ठीक है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि वो सब आपस में बातचीत करके काम पर लौट आएंगे। हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी इंसान की इलाज के बगैर मौत न हो। उनका दुस्साहस देखिए, सरकारी अस्पतालों में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई लोगों के नाम हैं।
डॉक्टर्स कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि विनीत गोयल खुद रिजाइन करने के लिए उनके पास आए थे, लेकिन उन्होंने विनीत गोयल को इस्तीफा देने से रोका क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाली है और कोई नया कमिश्नर तैनात हुआ तो उसको सिचुएशन समझने में ही टाइम लगेगा। हालांकि कोलकाता ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का प्रोटेस्ट आज भी जारी रहा। लेफ्ट पार्टियों के वर्कर्स ने आज कोलकाता के लाल बाजार इलाके में प्रोटेस्ट किया। कोलकाता पुलिस के हेडक्वार्टर तक पहुंचने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात थी, जिसकी वजह से लेफ्ट समर्थकों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। आज बीजेपी ने भी कोलकाता पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। आज सॉलिसिटर जनरल ने बंगाल सरकार पर यह इल्जाम भी लगाया था कि वो आरजीकर हॉस्पिटल में तैनात सीआईएसएफ के जवानों को अकोमोडेशन नहीं दे रहे, रहने का ठिकाना नहीं मुहैया करा रहे। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार ने तो सीआईएसएफ के जवानों को रहने के लिए 3 ठिकाने दिए हैं, लेकिन वो रोज जवानों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर बंगाल की सरकार क्या करे। ममता बनर्जी ने कहा कि ये पूरा मामला असल में केंद्र सरकार की बीजेपी और लेफ्ट की साजिश है, जिसका मकसद बंगाल को बदनाम करना है। इसका सारा दोष राज्य सरकार पर मढ़ना और झूठ बोलना कि हमने नहीं दिया, ये ठीक नहीं है। हमने सीआईएसएफ को 3 जगहें दी हैं, लेकिन अगर आप बंगाल को निगलने के लिए हर दिन संख्या बढ़ाते हैं, मैं अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि हमको तो कोर्ट का आदेश मानना ही है। लेकिन याद रखिए, इसमें पूरी साजिश केंद्र सरकार और कुछ वामपंथी पार्टियों की है। वो भी साजिश का हिस्सा हैं। जिन लोगों के पास पहुंचने की शक्ति नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एक तरफा होता जा रहा है। पूजा के दौरान पुलिस रात में निगरानी करती है, किसी दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा करती है, दंगा होने पर सुरक्षा करती है, आपदा की स्थिति में सुरक्षा करती है। लेकिन अगर आप रोज रात को सड़क पर होते हैं तो कई लोगों को दिक्कत होती है। कई बुजुर्ग लोग भी होते हैं जिन्हें रात में माइक लगाने से दिक्कत होती है। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कानून भी है। रात 10 बजे के बाद माइक चालू न करें या फिर ज्यादा तेज न बजाएं। फिर भी हमने सब कुछ छोड़ दिया। 1 महीना हो गया, आज 9 तारीख है, यानी 1 महीना और 1 दिन। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप पूजा में वापस आएं, उत्सव में लौटें, और मैं सीबीआई से भी कहूंगी कि इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी पूरा करें। ममता बनर्जी काफी अनुभवी नेता हैं और ये देखकर हैरानी होती है कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज केस में उनके कदम बार बार गलत दिशा में क्यों उठ रहे हैं। पब्लिक की सिंपैथी आर्जिकर के मेडिकल डॉक्टर्स के साथ है, लेकिन ममता बनर्जी का रुख इन डॉक्टर्स के खिलाफ है। बंगाल के लोगों की नाराजगी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से है और ममता बनर्जी अभी भी उनके साथ सिंपैथी दिखा रही हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रही हैं। सीआईएसएफ सुप्रीम कोर्ट के कहने से तैनात की गई, लेकिन ममता बनर्जी इसे केंद्र सरकार और वामपंथी दलों की साजिश बता रही हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनमें पहली बार दिख रहा है कि ममता बनर्जी के कदम पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसके कारण ममता एक के बाद एक गलत फैसले कर रही है। पूरे देश में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। खासतौर पर महाराष्ट्र के गणेश पंडालों में बाप्पा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मुंबई में लाल बाग के राजा के दरबार में हजारों श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। आज अमित शाह लाल बाग के राजा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी थे। इससे पहले अमित शाह एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के घर भी गए और वहां भी दर्शन, पूजन और आरती की। आज शरद पवार ने भी लाल बाग के राजा का आशीर्वाद लिया। शरद पवार आज सुबह सुबह ही लाल बाग के राजा के पंडाल में पहुंच गए थे। हर साल की तरह सुपरस्टार सलमान खान के घर पर भी इस बार गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी। आज गणपति का विसर्जन किया गया। इस दौरान ढोल ताशे पर सलमान खान और उनका परिवार झूमता हुआ दिखाई दिया।
सलमान खान ने गणपति की आरती की और फिर पूरे विधि विधान के साथ गणपति का विसर्जन किया गया। मेरी प्रार्थना है कि विनायक विघ्नहर्ता आपके जीवन के सभी विघ्नों को हरें, परेशानियों को दूर करें। गणपति आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएं।